स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और शुरू करते हैं आज का किस्सा। अजय और कुणाल ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और एक ही गांव में रहते हैं। दोनों में काफ़ी अच्छे पारिवारिक संबंध भी हैं। अब अजय की बहन की शादी है, जिसकी वजह से वो अब अपने रिश्तेदारों में और अपने जान पहचान के लोगों में कार्ड बांट रहे हैं। अब जो इनके ज़्यादातर रिश्तेदार हैं वो इनके आसपास के गाँव में ही हैं, लेकिन इनके आसपास के गांव में एक काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है, जिनके बारे में ये गाहे बगाहे सुनते तो थे, कई बार पास से गुजरे भी थे, लेकिन कभी उन्होंने गौर नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि कभी हम किसी चीज़ की तरफ गलती से भी आकर्षित हो जाएं तो वो चीज़ भी हमें ऐसे अपनी तरफ करती है कि हम खींचे चले जाते हैं। यही हाल कुणाल के साथ होने वाला था। अजय और कुणाल आज सुबह से ही बाइक अपनी निकालते हैं और जो आसपास के गांव में जितने रिश्तेदार थे वहां पर कार्ड देने का काम शुरू कर देते हैं। अब जब वो उस फैक्ट्री से निकल रहे थे ना, तो कुणाल मजाक में कहता है कि भाई, सुना है कि ये जो फैक्ट्री है, ये जो मिल है, ये भूतिया है। तो अजय सुन के कहता है कि हाँ भाई, मैंने भी सुना है। तो वो कहता है कि चलें। तो अजय कहता है कि भाई, तेरा दिमाग खराब हो गया। अगर सुना है तो सुनने के बावजूद भी तू जाने की बात कर रहा है। कुणाल उसको कहता है कि तू सच में मानता है क्या कि ऐसा कुछ है? तो अजय कहता है कि भाई, लोग कह रहे होंगे तो होगा ही, नहीं तो इतनी बड़ी मिल कैसे खंडर हो गई। खैर, अब ये बातें करते करते उस मिल को क्रॉस कर चुके थे और जिस काम के लिए ये घर से निकले थे वो काम करना जरूरी था। दिन चल रहे थे मानसून के, तो बादल वगैरह छाए हुए थे, गर्मी कम थी, जिसकी वजह से ये अपना काम काफ़ी आसानी से कर पा रहे थे। और ये दिन भी शायद इन्होंने इसलिए चुन लिया कि भैया आज थोड़ा सा लंबा टूर काटेंगे ताकि मौसम थोड़ा सा ठीक है। लेकिन जो ये ही मौसम था, ये इनके लिए आफत बनने वाला था। अब ये जहाँ पर इन्होंने जाना होता है, कुछ जो घर जहाँ पर कार्ड वगैरह देने होते हैं, तो ये कार्ड वगैरह देकर वापिस आ रहे होते हैं। अब जब वापिस आ रहे होते हैं तो ये उस फैक्ट्री के पास पहुंचते हैं, दोबारा उस मिल के पास। और बारिश जो पहले धीमे धीमे पड़ रही थी, अब बारिश काफी तेज हो चुकी थी। आसपास कोई भी घर मकान, कोई भी शेड नहीं थी, जिसकी वजह से इनके पास अब और कोई चारा नहीं था कि उस फैक्ट्री की तरफ जाएं और अपने आप को भीगने से बचाएं। ऐसा ही होता है। कुणाल की तो मानो बात सच हो जाती है। जैसा कि कुणाल ने कहा था कि भाई चले फैक्ट्री की ओर। अब अजय उसको मजाक में कह रहा था कि भाई देख, तो कह रहा था कि फैक्ट्री की तरफ चलें, देख फैक्ट्री ने हमें खुद ही बुला लिया। अब दोनों हंस रहे थे और बाइक जो है वो फैक्ट्री की बाउंड्री की तरफ लगाते हैं और अंदर की तरफ चल जाते हैं, जहाँ पर एक शेड सी बनी हुई थी फैक्ट्री की। अब जब ये अंदर की तरफ जाते हैं ना, तो ये मिल को देखकर, मिल की विशालता को देखकर हैरान रह जाते हैं। मशीनरी पड़ी हुई थी, जंग खा रही थी। दोनों सोचने लग पड़ते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ होगा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मिल, जहाँ पर काफी गांव वालों को रोजगार मिलता होगा, क्यों बंद होगी? तुझे पता है? अजय ने पूछा कुणाल से, कुणाल ने पूछा अजय से। लेकिन दोनों को इस फैक्ट्री की हिस्ट्री का पता ही नहीं था, या यूं कहें कि कभी इन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज इनको इस फैक्ट्री की हिस्ट्री का पता लगना था काफी खौफनाक तरीके से। अब बारिश जो है वो इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ ही समय तक ये खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जो समय हो रहा था वो अब हो रहा था शाम का। तकरीबन 5 बज चुके थे और उस समय अब ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही मिनटों में रात पड़ जाएगी। सूरज को बादलों ने, घने बादलों ने पूरी तरीके से ढक लिया था। अब ये काफी ज्यादा थके हुए थे, तो ये एक जगह पर बैठते हैं और दोनों को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद कुणाल को अजय उठा रहा होता, जैसे कोई सो रहा हो और उसको लग रहा ना कि कोई उठा रहा है काफी स्लो मोशन में। उठ उठ कुणाल, कुणाल उठ, कुणाल उठ। जब कुणाल उठता है तो वो पाता है कि अजय जो है वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो कह रहा था कि भाई रात होगी, देख कितनी रात होगी है। तो कुणाल अपने आसपास देखता है, वो कहता है भाई उठाया क्यों नहीं? वो कहता है यार तेरे जैसे मेरी आंख लग गई थी। तो कहता बस चल चल चले। कहता चले कहाँ पर भाई, कांड हो गया।
कहते क्या हुआ? कहते भाई बाइक नहीं है। अब जैसे ही कुणाल ये बात सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि बाइक कहाँ पे की? कहता भाई हम सो रहे होंगे, कोई उठा के ले गया। अब जब ये कुणाल बात सुनता है तो वो अजय को कहता है कि भाई देखा है ना तूने ध्यान से? कहता है मैंने ध्यान से भाई देखा है, बाइक है ही नहीं है। अब कुणाल जल्दी से उठता है तो वो फैक्ट्री के बाहर की तरफ ऐसे झांकता है, बाइक थी नहीं। और जहां पर बाइक खड़ी की थी ना वो बिल्कुल ओपन में थी, ऐसा नहीं था कोई दीवार है गिर के आसपास होगी, बिल्कुल ओपन में थी। कुणाल अपने माथे पर हाथ मारते कहता है कि भाई नींद का तो पता ही नहीं लगा यार, इतनी थकावट थी भी नहीं, नींद कैसे आ गई हम दोनों को एक साथ ही, तू कैसे उठा? तो अजय कहता है कि मुझे अपने आसपास कुछ होने का एहसास हुआ। कुणाल कहता है कि भाई डरा ना, पहले सुन रखा है कि जो ये मिल है ये भूतिया है, ऊपर से रात और ऊपर से तू मुझे कह रहा है कुछ होने का एहसास है। तो अजय डरते डरते कहता है कि भाई जो हुआ मैंने कह दिया। अब कुणाल अपने जेब से मोबाइल निकालता है कि भाई फोन कर देते हैं घर वालों को कि एक तो बाइक गुम होगी, ऊपर से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें आकर ले जाओ। बारिश अभी थम नहीं रही थी, बारिश वैसे ही तेज थी। अब जैसे ही कुणाल मोबाइल निकालता है, अजय मोबाइल निकालता है, टावर बिल्कुल थे ही नहीं और मोबाइल की बैटरी भी तकरीबन तकरीबन डेड होने को थी, जो एक नई आफत थी। कारण क्योंकि अंधेरा छा चुका था और मिल में रोशनी थी ही नहीं। अब ये दोनों दूसरी शब्दों में फंस चुके थे। या तो ये बाहर जाके भरी बारिश में पैदल अपने गांव जाते जो वहां से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था, फिर यहाँ पर रुककर वेट करते बारिश के रुकने का और फिर निकलते। बाइक तो इनकी चोरी हो चुकी थी, लेकिन इनको नहीं पता था कि इनके अलावा भी मिल में कोई और है। अब ये मिल में रहना डिसाइड करते हैं, इनको नहीं रहना चाहिए था। बारिश में ये भीगना मंजूर कर लेते, लेकिन अब जो इन्होंने गलती की इसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ना था। ये कहते हैं कि भाई अब हल्की हल्की जो रोशनी है या फिर जितना हमें नजर आ रहा है तो देखते हैं, मिल को इधर उधर घूम के देखते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये डर भी रहे थे। कुछ समय ये मिलके आसपास घूमते हैं और उसके बाद फिर इनको एक आवाज सुनाई देती है, किसी के रोने की, कुर्लाने की, और वो किसी लड़की की थी। अब जब ये कुणाल अजय आवाज सुनते हैं तो इनके तो मानो जैसे प्राण ही निकल जाते हैं। रात के समय जहां पर मिल में ये ही फंस चुके थे, कायदे के मुताबिक तो इन्हें भी नहीं होना चाहिए था। उस वक्त ये एक आवाज सुन रहे हैं एक लड़की के रोने की, और वो बातें कि ये फैक्ट्री भूतिया है, वो सब इनको याद आ रही थी। अब ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और जिस ओर से आवाज आ रही थी उस तरफ से ये ऑपोजिट भागना शुरू करते हैं। धीरे 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 जो आवाज थी इनके करीब आती जा रही थी। एक पॉइंट पर आवाज इतनी करीब आ चुकी थी जैसे आवाज नहीं, जैसे मौत हो, इनकी साक्षात मौत हो। कुणाल और अजय के सामने एक बेहद ही बुरी हालत में लड़की खड़ी हुई थी, बिल्कुल नग्न अवस्था में। उसके शरीर पर जगह जगह घाव के निशान थे, चेहरे पर काफी ज्यादा चोटों के निशान थे। वो इनकी तरफ देखकर काफी ऊंची चीख मारती है, जैसे कि शायद उसके इस हालात के जिम्मेदार यही है। ये तो दोनों बस यहाँ पर बुत बन चुके थे। वो लड़की अपना हाथ उठाती है, जैसे वो कुणाल को छूती है तो जो चीख रही थी, जो कुरला रही थी, वो एकदम से शांत हो जाती है। लेकिन ये अपनी हिम्मत छोड़ चुके थे और ये बेहोश हो जाते हैं। अब जब इनको होश आती है ना तो इनको उठाया जा रहा था कि भाई उठो, पानी के छींटे मारे जा रहे थे, गांव वाले थे जो आसपास, वो इनको उठा रहे थे। जब इनको उठाया जाता है तो इनकी हालात काफी खराब थी, काफी चौंक के उठते हैं क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब इनकी सामने आंखें खुलेगी तो वही प्रेतनी इनके सामने होगी। लेकिन गांव के लोग को देखकर कुछ ये थोड़ा सा अपने आप को संभालते हैं, कुछ उनको रिलीफ मिलता है। अब गांव वाले काफी ज्यादा हैरान परेशान हुई, उनको भी पता था कि भाई मिल जो है वो तो हॉन्टेड है, और वो कहते हैं कि भैया यहाँ पर कैसे आ गए,
तो वो कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि हम यहाँ पर आ गए। अब उनमें से जो इनका जान पहचान वाले थे, इनके पिता थे, जो दोनों के बाकी रिश्तेदार थे, वो कहते हैं बेवकूफ़ो तुम्हारी बाइक बाहर लगी हुई थी। अब जब ये सुनते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, क्योंकि इन्होंने 110% ये कन्फर्म किया था कि जो बाइक है वो तो चोरी हो चुकी है, वो तो वहां पर है ही नहीं। ये एक दूसरे की तरफ चौंक के पूछते कहाँ मिली बाइक। कहते मिली कहाँ पर थी, वो तो बाहर लगी हुई है। कहते मतलब लगी हुई है यानी मतलब कोई गिरी गुरी तो नहीं, किसी के हाथ में तो मतलब देखी आपने। वो कहते हैं क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अब ये उठते हैं तो जाकर देखते हैं बाइक वहां पर ही लगी हुई थी जहां पर पहले थी, लेकिन कल रात को तो ये इनको बाइक नजर आई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शायद उस प्रेतनी की ही चाल थी, हो सकता है। अब जब ये सब कुछ देखते हैं तो इनके होश फिर फाख्ता हो जाते हैं और ये फिर लगभग बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और इनको उठाकर लेकर जाया जाता है और कुछ समय इनको सेट होने में लगता है। अब जब इनको थोड़ा सा समय लगता है सेट होने में तो फिर ये बताते हैं अपना किस्सा कि इनके साथ क्या क्या वहां पर हुआ और कैसे इनको साक्षात एक प्रेतनी बिल्कुल नग्न अवस्था में, काफी घायल अवस्था में नजर आई। और जैसे ही कुणाल कहता है कि उसने पता नहीं मुझे हाथ लगाया, उसके बाद हम बेहोश हो गए हैं। मुझे नहीं याद उसके बाद, क्योंकि वो भी बेहोश हो चुका था। ये सुन के ना कुणाल की माँ जो है वो रोने लग पड़ी। अब कुणाल कहता है कि माँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, पता नहीं कोई विपत्ति थी, वो विपदा थी, वो टल गई। वो प्रेतनी जो है वो तो हमें मार ही देती, पता नहीं हम कैसे बच गए। तो उनकी माँ जो है वो रोते रोते कहती है कि नहीं, वो तुम्हें नहीं मारती। अब जब ये कुणाल सुनता है, जब ये अजय सुनता है और आसपास घर के लोग सुनते हैं तो काफी हैरान परेशान रह जाते हैं कि भाई इनको कैसे पता कि वो प्रेतनी इनको नहीं मारती। तो फिर पूछा जाता है कि क्या बात है, तो इनकी माँ बताती है कि जो तुमने वो देखी ना, वो मेरी सहेली की आत्मा थी। अब जब ये सुनते हैं तो पूछते हैं कि आप कैसे, मतलब क्या सारा सीन है, क्या मामला है। तो फिर उनकी माँ बताती है कि जो मेरी सहेली थी हमारे पास के गांव में ही रहती थी, तो ये फैक्ट्री कॉमन थी, जिनका जितना इनकी वो मिल उसके गांव से, इनके माँ के गांव से दूर होगी, उतनी वो भी उनके गांव से वो मिल दूर होगी, बीच रास्ते में होगी या एक पॉइंट पर सेम जगह पे होगी। तो ये दोनों सहेलियां थी, स्कूल में पढ़ती थी, जो कॉमन मतलब एक गांव का स्कूल था। इनके गांव में वो स्कूल नहीं था, कोई तीसरे गांव में स्कूल था। अब जब भी वो लड़की आती थी तो उसको इस फैक्ट्री को पार करके आना होता था, इस मिल को पार करके आना होता था। लेकिन एक दिन वो नहीं आई स्कूल। ये समझा गया कि भाई ठीक नहीं होगी या कोई काम पड़ गया होगा। अब वक्त तो समय तो वो है ना जब बिल्कुल मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो ऐसे तो ऑन द स्पॉट तो पता किया नहीं जा सकता था। तो फिर एक दिन बीते, 2 दिन बीते, कुछ दिन बीते, तो पता किया गया या फिर पता चल ही गया कि मिल में किसी ने बड़ी बेरहमी से एक लड़की के साथ गलत काम किया है और उसकी जो लाश है वहां पर मिली है। मतलब किसी कोने में छुपाने की कोशिश की गई लेकिन मिल गई। तो मिल के कुछ लोग थे जिनकी नज़र जो है वो खराब, नीयत खराब हो गई और उन्होंने वो जब लड़की गुजरी होगी बेचारी तो उसको अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसके बाद से तो मानो उस मिल पर कहर टूट पड़ा। वो तो पकड़े गए लेकिन उनके जो जुर्मों का, उनके गुनाहों का खामियाजा बाकी मिल को भुगतना पड़ा, क्योंकि उस मिल में बाद में काम हो ही नहीं पाया। धीरे धीरे वो मिल बंद हो गई। कहा जाता था कि वो नग्न अवस्था में सबको नजर आती है। कुणाल कहता है कि अब कुणाल और अजय सोच रहे थे कि शायद जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है उसको उसने सेंस किया कि ये मेरी सहेली का बेटा है। हम तो डर से बेहोश हो चुके थे। वो चाहती तो वो चाहती तो हमें मार भी सकती थी, लेकिन नहीं, उसने एक सहेली के रिश्ते की लाज रख ली। अब तो वो उस फैक्ट्री के आसपास भी नहीं भटकते। हालांकि उनको ये पता भी है कि शायद वो आत्मा, प्रेत आत्मा कभी उनको नजर आएगी भी, कुणाल को खास तौर पर, तो वो उसको कुछ हार्म, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन इतना रिस्क ले कौन। आई होप ये किस्सा
आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये किस्सा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। वैसे तो हॉस्पिटल वो जगह होती है जहाँ पर मर रहे लोगों का इलाज किया जाता है, उनकी जान बचाई जाती है, लेकिन हर बार ऐसा तो होता नहीं है। कई बार जो लोग होते हैं जिनका इलाज किया जाता है वो चल बसते हैं, उनका शरीर तो वहां से एक समय के बाद हटा दिया जाता है, अपने उनके परिजनों को दे दिया जाता है, लेकिन कई बार उनकी रूहें वहीं पर बस जाती हैं। ऐसा ही किस्सा हुआ सौरभ के साथ। सौरभ जो कुछ ही समय पहले जिन्होंने अपनी डिग्री पूरी की थी, और वो एज ए ट्रेनी के तौर पर इस हॉस्पिटल में आए थे। दिल्ली का एक बड़ा हॉस्पिटल है, काफी बड़ा हॉस्पिटल है। अब ये हॉस्पिटल में जब आए तो इनको जैसे एक नया फ्रेश होता है, डिग्री की है, फ्रेश जज्बा होता है, जज्बा जुनून होता है, तो ये भाई अपने बिल्कुल लगन से मन लगा के काम कर रहे थे। कभी इनकी डे की ड्यूटी होती थी, कभी इनकी नाइट की ड्यूटी होती थी। ओटी वगैरह में यानी कि ऑपरेशन थिएटर में ये असिस्ट करते थे डॉक्टर्स को, और उसके बाद फिर इनका काम होता था, इनके साथ एक टेक्नीशियन होता था, और साथ के साथ ही एक जो सारा संभालने वाला होता था, कि जो वेस्ट होगा या फिर जो भी बाकी का सारा होगा, वार्डन टाइप होते हैं, जो वार्ड बॉय टाइप जो होते हैं वो होगा, और सब ये देख रेख करते थे। और जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता था तो उसके बाद फिर अगले ऑपरेशन की तैयारी भी होती थी, टूल्स वगैरह की जो होते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो हॉस्पिटल है ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, और उसकी वजह से यहाँ पर एक ओटी नहीं है, काफ़ी ओटी है। तो जैसे इनकी क्षमता काफ़ी अच्छी इनकी क्षमता थी, और उसकी वजह से इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लग पड़ी, और डॉक्टरों का विश्वास भी उन पर काफ़ी बढ़ गया। बड़ा अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जिसको हमने कभी ज़िंदगी में थ्रेटिकली तो फील किया होता है। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई में थ्रेटिकल का भी तो बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उनको महसूस करते हैं तो कई बार हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। सौरभ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब शाम का समय था, और शाम के समय में एक ऑपरेशन चल रहा था जिसमें ये असिस्ट कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से जो वो पेशेंट था उसको बचाया नहीं जा सका, और उसकी ऑपरेशन थिएटर में ही मौत हो गई। अब जब ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है माहौल जो है वो काफ़ी अजीब सा हो जाता है। घर वाले रो रहे होते हैं, कई तो डॉक्टर को भी कर रहे होते हैं, कर्ज कर रहे होते हैं कि भैया आपकी वजह से मर गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, काफ़ी कुछ होता है। तो सौरभ को एक तरह का सदमा सा लगा कि उसकी आंखों के सामने एक मौत हुई है, जिनको वो बचाने की कोशिश कर रहे थे वो उसको बचा नहीं पाए। हालांकि ये जिंदगी मौत तो हाथ में नहीं होती, कोशिश ही की जा सकती है, समझते भी हैं, लेकिन एक मोमेंट होता है, एक समय, एक पॉइंट होता है जहाँ पर इंसान लाख भी अपने आप को समझाने की कोशिश करे, लेकिन वो अपने आप को समझा पाता नहीं है। तो ये शायद यही मोमेंट था इनका। खैर, अब ये समय बीतता है, ये अपना जो उस समय जो ये सारा मोमेंट था ये बीतता है, उनकी बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है, और उसके बाद फिर जो बाकी सामान था सारा, जैसे अगले ऑपरेशन की तैयारी होनी होती है तो वो करना शुरू कर देते हैं। अब उसके बीच में ये जो पैनल था डॉक्टर्स का जिसको ये असिस्ट कर रहे थे, तो शायद इनका रूल वगैरह होता होगा कि अगर कोई पेशेंट्स नहीं बच पाता तो ये कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मशीन की भांति काम करते हैं, तो ये भी ब्रेक लेते हैं। जो टेक्नीशियन है वो अपना काम करता है, और उसको कोई कॉल आती है तो वो हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में उसको जाना पड़ता है, तो इनका जो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी अगले ऑपरेशन की तैयारी के लिए भी अपना सामान वगैरह सारा सेट करने लग पड़ते हैं। अब रात का समय था, और रात के समय में ये और वार्ड बॉय जो है ओटी के बाहर की तरफ बैठे ये बातें कर रहे हैं। वार्ड बॉय के लिए तो, वार्ड बॉय यानी पुराना था, उसके लिए तो फिर अब ये यूजुअल सी चीज़ बन चुकी होगी, लेकिन सौरभ के लिए ये ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे, काफ़ी ज़्यादा हताश थे। वार्ड बॉय उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई डॉक्टर साहब, अब आपके ये जीवन का हिस्सा है, आए दिन आपको ऐसे केसेस से जूझना पड़ा करेगा, तो अपने आप को संभालिए। अब जैसे ही ये दोनों बातें कर रहे थे ना, तो अचानक से जो दरवाज़ा है ओटी का वो एकदम से खुलता है।
दोनों देखकर हैरान रह जाते हैं, ये तो डर ही जाते हैं। अब वार्ड बॉय उठता है, उसको बंद करते हुए कहता है कि गलती से खुल गया होगा। लेकिन जिनको अनफॉर्चुनेटली ओटी में या फिर ओटी के आसपास जाने का मौका मिला है, अनफॉर्चुनेटली कर रहा हूँ, फॉर्चुनेटली नहीं, परमात्मा करे कोई भी ना जाए, सब तंदुरुस्त रहे। तो जो कॉमनली जो ओटी का दरवाज़ा होता है ना, वो उस पर मतलब स्प्रिंग लगा होता है जो होते हैं ना, जिसमें दरवाज़ा खुलता है और अपने आप बंद हो जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें खुद ब खुद दरवाजे के खुलने का कोई मतलब ही नहीं होता। अब जब ये दरवाज़ा खुलता है ना, तो जैसा मैंने कहा कि दोनों हैरान रह जाते हैं और ये तो डर ही जाते हैं। बाकी थोड़ा सा आपने चेंज देखा होगा, सॉरी मुझे कट करनी पड़ी थी बीच में, क्योंकि मुझे स्पार्किंग लग रही थी जो लाइट सी पीछे, और वो हुआ भी था, स्मेल आ रही थी काफ़ी, और मैंने जब देखा तो काम होने वाला था यहाँ पर भी। स्पार्किंग की वजह से अगर मैं ध्यान ना देता तो अभी बात करते करते लाइट्स वगैरह फड़फड़ाने लग पड़ती, ब्लिंक करने लग पड़ती, तो फिर एक किस्सा बन जाता कि भाई मेरे स्टूडियो में भी एक मैंने महसूस किया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मुझे स्मेल आ रही है अभी भी, और जिसका मतलब ये है कि कुछ स्पार्क कर रहा है और मैंने उसको बंद किया, तो सॉरी फॉर दैट। अब हम बढ़ते हैं इस किस्से की तरफ। खैर अब ये देखते हैं तो वार्ड बॉय कहता है कि ऐसा करता हूँ, मैं चाय लेकर आता हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई चाय लेकर आनी है तो फ़ोन कर दे इंटरकॉम पे नीचे पेंट्री में, कैफ़े में। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे एक आधा काम भी है, मैं साथ में वो भी करके आता हूँ। अब डॉक्टर साहब को लगता है कि भाई ये तो कट रहा है, लेकिन वार्ड बॉय जो था वो इतना परेशान लग नहीं रहा था जैसे उसके लिए कोई आम सी बात हो। अब वो चाय लेने के लिए नीचे चला जाता है, ये उसको बहुत ज़्यादा रोकते भी नहीं कि भाई कहीं मेरी रेपुटेशन पर बात ना आ जाए कि ये तो डॉक्टर फट्टू है, ये तो डर ही बहुत रहा है। अब कुछ समय बाद वो चाय लेने जैसे गया था, चाय बनने में भी टाइम लगता है, उसने अपना काम भी निपटा रहा था, तो कुछ टाइम उसको लगना था। अब डॉक्टर साहब अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंने कुछ समय पहले नज़ारा देखा है तो वो कोई आम सी चीज़ है, कई बार हो जाता है। लेकिन अब एकाएक कुछ गिरने की आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब का दिल फिर से दहल जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो ना ही कोई कुत्ता आ सकता है, ना ही कोई बिल्ली आ सकती है, ना ही कोई कीड़ा होता है, ना ही कोई छिपकली होती है, ना ही कोई चूहा होता है कि जिसके चलने फिरने की वजह से कोई चीज़ गिर जाए। ख़ास तौर पर ओटी की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो कोई चूहे वगैरह आ भी सकते हैं, ओटी में तो आपको भी पता ही होगा, अगर जो वाकिफ़ है इस बात से, कि भाई नामो निशान ही नहीं होता। अब डॉक्टर साहब डरते डरते वहाँ पर जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ना ही सिर्फ कुछ गिरने की आवाज़ आ रही थी, बल्कि जो मशीन थी हार्ट बीट वाली, जिस पर कुछ समय पहले एक मरीज की दिल की धड़कन शो हो रही थी, और वो इनकी आंखों के सामने बिल्कुल सीधी हो गई, यानी कि मरीज मर चुका था जैसे मैंने कहा। ना ही उसको प्लग किया गया था, ना ही कोई मरीज वहां पर था। ये बाहर से देखते हैं कि वो जो मशीन है वो खुद ब खुद चल रही है और उस पर हार्ट बीट भी चल रही है। ये देख के तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल होना तय था। ये जल्दी से भागकर आते हैं, दोबारा अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और डर के मारे कांपने लग पड़ते हैं। और कुछ ही समय में जो वार्ड बॉय है वो आ जाता है चाय लेकर, वो कहता है डॉक्टर साहब चाय पियो। लेकिन डॉक्टर साहब तो दुबक कर बैठे हुए थे। ये पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ। डॉक्टर साहब उसको सारा किस्सा बताते हैं कि भाई पहले आवाज़ आई कुछ गिरने की, मैं गया हूँ वहाँ पर, ऐसा कुछ नज़र आ रहा मुझे। अब वार्ड बॉय कहता है कि सर आपको कुछ वहम हुआ होगा। वो कहता है भाई वहम यार, मैं इतने थोड़ा दिन में वहम होते हैं, एक ही बार में वहम हो रही हूँ बार बार, डॉक्टर साहब चिल्लाकर बोलते हैं। तो वार्ड बॉय कहता है कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। अब थोड़ी सी डॉक्टर साहब को हिम्मत आती है, डॉक्टर साहब उठते हैं और चलना शुरू कर देते हैं वार्ड बॉय के साथ। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ देखते हैं, जो गोल सा होता है ना शीशा, तो वो देखते हैं कि बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, बंद पड़ा हुआ है।
अब जो वार्ड बॉय कहता है कि देखो डॉक्टर साहब, कुछ नहीं है, मैंने कहा था ना आपका वहम। एक पल के लिए तो डॉक्टर साहब भी सोचते हैं, सौरभ भी सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि मेरा वहम ही हो, शायद मैंने हेलुसिनेट कर लिया, परेशानी है मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब तो रुक रुक रुक, मैंने जैसे तुझे कहा ना कुछ गिरने की आवाज़ आई है। कहते हैं हाँ, कहते वो देखते हैं। कहते चलो डॉक्टर साहब उसका भी वहम अब निकाल देते हैं आपका। अब जब ये जाते हैं ना, तो जो प्लेट होती है, जो ट्रे होती है जहाँ पर वो टूल्स रखे होते हैं, सीजर्स वगैरह रखी होती हैं जो बाकी ऑपरेशन के काम आते हैं, वो उल्टी पड़ी हुई थी। अब डॉक्टर साहब कहते हैं उंगली करके ये देख। तो वार्ड बॉय कहता है डॉक्टर साहब गिर गया होगा, सही तरीके से रखा नहीं होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं भाई मैंने रखा था, इसको सैनिटाइज करके मैंने रखा था, बिल्कुल बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ था उस पर टेबल के। तो डॉक्टर साहब को कहता है सर कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब वो चलता चलता उसको उठाने के लिए जाता है। अब जैसे ही वो ट्रे को ऊपर करता है, मतलब घुमाता है, जो अंदर के टूल थे वो खून से सने थे, जैसे कुछ समय पहले उस मरीज का जब ऑपरेशन हो रहा था उसके खून से कुछ समय पहले वो टूल सने हुए थे और बाद में उसको साफ किया गया, सैनिटाइज किया गया। कईयों को तो रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन कुछ होते हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जाता। अब जब ये दोनों देखते हैं एक दूसरे की शक्ल, तो दोनों की शक्ल साफ बता रही थी कि दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हरगिज हो ही नहीं सकता। अब बस ये दोनों जल्दी से ओटी के बाहर निकलते हैं और जो डॉक्टर होते हैं उस समय बड़े डॉक्टर ड्यूटी पर होते हैं और उनको जाकर सारी बात बताते हैं। भाई अब डॉक्टर मानेंगे थोड़ा इस बात को। डॉक्टर कहते हैं कि भाई हम किसी और को भेज देते हैं, तुम रेस्ट करो, फर्स्ट टाइम हो सकता है कि भाई ऐसा तुमने हादसा देखा अपनी ज़िंदगी में, तो ये हो सकता है। लेकिन वार्ड बॉय कहता है कि मैं तो एक्सपीरियंस हूँ ना, मेरे लिए तो ये बातें रोज़ की हैं। शायद डॉक्टर साहब उसको कोई इशारा करते हैं जिसके बाद वो चुप हो जाता है। सौरभ का ये पहला एक्सपीरियंस था और अब तक उनका ये आखिरी एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा नहीं उन्होंने छोड़ दिया भाई, अब ऐसे दुनिया छोड़ने लग पड़ेगी तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, है ना। लोग छोड़ने लग पड़ेंगे डर के। तो डॉक्टर साहब डरे तो थे, लेकिन ऐसा नहीं था ना कि वो अपने ड्यूटी से भाग जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने तो करना ही था काम, सौरभ ने, तो वो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जो हादसा था, मतलब उसके बाद उन्होंने असिस्ट भी किया, फिर वो खुद भी ऑपरेट करते रहे बीच बीच में। वंस इन अ वाइल ऐसा भी मौका आता था जहाँ पर मरीज नहीं बच पाता था, लेकिन कभी भी उनको ऐसा फील नहीं हो जो उनको वहाँ तब फील हुआ था। तो ये किस्सा था डॉक्टर सौरभ का, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल का, जहाँ पर एक मरीज जो कुछ ही समय पहले मरा था, जिसकी मौत हुई थी, शायद उसकी आत्मा अभी उस ओटी को छोड़कर नहीं गई थी। शायद वो कुछ बताना चाहती हो, शायद वो कुछ किसी चीज़ की ओर इशारा करना चाहती हो, लेकिन उस बात को समय काफ़ी हो चुका था। वो उसकी बॉडी जो है वहाँ से लेकर जाई जा चुकी थी। आई होप ये किस्सा भी आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर, और जो प्रताप हैं वो किस्सा बताते हैं अपने बचपन का। इनका बचपन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंगहाली में गुजरा था। यहाँ तक नौबत आ गई कि इनके पिता जो है, उनका जब उनकी नौकरी गई तो उनको काफ़ी छोटी सी पैटी, जिसे कहते हैं कि इतना कम तनख्वाह में इनको काम करना पड़ा किसी दूसरी जगह पर, जहाँ पर इनकी घर का गुजारा होता नहीं था। उसकी वजह से इनकी माँ को भी लोगों के घरों में काम करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी घर का गुजारा होता नहीं था, क्योंकि घर भी जो था वो रेंट पर था, और जितनी कमाई होती थी उसका तकरीबन 70% तो सिर्फ रेंट देते ही गुजर जाता था। तो खाने तक की जो है वो दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि परिवार बड़ा था। परिवार में ये इनके 2 भाई 1 बहन, यानी कुल मिलाकर 4 बच्चे, इनके माता पिता और इनके दादी। बड़ा परिवार था। पढ़ाई की चिंता, बहुत ही ज़्यादा चिंता में वक्त जो है वो व्यतीत हो रहा था। लेकिन एक बार क्या होता है कि जब ये इनकी माँ किसी के घर में काम करती थी, तो कुछ समय उनको काम करते हो गया था, तो आमतौर पर जो बेचारी काम करने वाली जो होती है लेडीज़, तो उनको होती है कि भाई एडवांस में पैसे ले ले, है ना, कि एडवांस में
हमें दे दीजिए, बाद में तनख्वाह में एडजस्ट कर लेंगे। तो जो मालकिन थी भली थी, उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत परेशानी है। तो फिर उन्होंने सारी व्यथा बताई कि हमें ये दिक्कत है, ऐसी परेशानी है। खैर उन्होंने एडवांस वगैरह तो दे दिया, लेकिन 1-2 दिन के बाद उनके लिए एक खबर आई। उनकी जो मालकिन थी, उन्होंने अपनी किसी सहेली से वैसे ही बातों बातों में बात की होगी। तो उनकी सहेली ने कहा कि हमारा एक घर है, वो इस शहर से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन वो ना खाली पड़ा है। तो हम सोच रहे थे कि बेचना बूचना तो अभी है नहीं है, तो क्यों ना हम इसको रेंट पर दे दें। बट अभी रेंट का हमें क्या है, कुछ नहीं है। अच्छे मतलब इनकी घर में जो वो उसकी सहेली थी, उसका काफ़ी संपन्न परिवार था। तो अगर इतना ही है तो भलाई हो जाएगी। तो इनको कहो कि तुम घर छोड़ो और उस घर में आ जाओ, फ्री में रहो। अब बंदा क्या चाहे, दो आंखें। जब इनसे बात की गई, ये तो खुश हो गए कि भाई, जैसे मैंने कहा कि अगर 10,000 कमा रहे हैं तो 7,000 तो रेंट में जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो तो बचा। अब अच्छी पढ़ाई भी होगी, अच्छा खाना भी होगा, अच्छा पीना भी होगा। ये झट से मान जाते हैं और बिना कुछ जांच पड़ताल किए ये चले जाते हैं, उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो घर है वो 2 मंजिला था। अब इनके जो माता पिता है वो ऊपरली मंजिल पर सोते थे। उसका कारण यह था कि गर्मियों के दिन चल रहे थे, और जो ऊपरला पोर्शन होता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है निचले पोर्शन पोर्शन के बनिस्बत। तो निचले पोर्शन में इनकी दादी, इनका एक जो भाई था वो काफ़ी छोटा था, वो उनके साथ ही ऊपर ही सोता था, जो भी पढ़ नहीं रहा था, मतलब अभी वो स्कूल नहीं जा रहा था। बाकी ये 3 जो थे बच्चे नीचे सोते थे, और साथ दादी। एक आधा दिन तो इनका ठीक बीता, लेकिन अगले दिन से ना इनको कुछ अजीब सी हरकतें, मतलब जैसे नल खुद ब खुद खुल जाना, लाइट्स जो हैं वो खुद ब खुद ब्लिंक होने लग पड़नी। तो ये माना जाने लगा कि भाई अभी घर काफ़ी देर से बंद था, तो पाइप्स वगैरह में दिक्कत होगी, नल वगैरह में दिक्कत होगी। प्लम्बर को भी दिखाया गया, सब कुछ ठीक था। इलेक्ट्रिशियन को भी दिखाया गया, तारें वगैरह भी सब कुछ ठीक थी। अब ये बार बार कंप्लेन तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि रह तो ये फ्री रहे थे। तो खैर, अब ये इस चीज़ को यूज टू होना चाहते थे कि भाई चलो फ्री में रह रहे हैं, कुछ नहीं, देखते हैं। लेकिन शायद कोई था उस घर में जो इशारा कर रहा था कि प्यार मोहब्बत से अगर बात बनती है तो चले जाओ। क्योंकि एक रात प्रताप बताते हैं कि मेरी जाग खुलती है एक आवाज़ से। टक 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 की आवाज़ आ रही थी बार बार। मेरी दादी जो है वो भी उस आवाज़ को सुन पा रही थी। तो तकरीबन तकरीबन हम साथ में उठे और हमने एक दूसरे को मतलब आंखों आंखें बताया कि कौन सी आवाज़ है। अब मैं डर रहा था, मेरा तो भाई बाहर जाने का दिल कर नहीं रहा था। मेरी दादी बाहर मुझे लेकर जाती हैं, तो हम क्या नज़ारा देखते हैं कि जो बाथरूम था, बाथरूम की दीवार के साथ रैम्बो जो होता है, वो होता है ना, जो पाइप होती है नीचे रैम्बो होता है, वो खुद ब खुद हिले जा रहा था टक, और दीवार से लगे जा रहा था टक टक टक। ना हवा चल रही थी, ना आसपास कोई था। ये देख के तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और दादी ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू कर देती हैं। माँ बाप ऊपर से भागे भागे आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। अब जब उनको बताया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा वहम होगा, नींद में तुम्हें लगा होगा। वो तो मानने को तैयार ही नहीं था। इवन कि उन्होंने हमें कन्विंस कर दिया कि हमारी ही गलती होगी, हमारा ही वहम होगा, और हम सोने के लिए चले गए। उसके बाद ऐसी कोई आवाज़ आई नहीं। हमें भी लगा कि भाई वहम होगा, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक आधा दिन बीतता है तो फिर से वही आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ आती है तो दादी और मैं फिर से आवाज़ लगाते हैं माता पिता को। वो भागे भागे फिर से नीचे आते हैं कि अब क्या हो गया। जब तक वो नीचे आए थे ना, तो वो आवाज़ मतलब वो हरकत होनी बंद हो चुकी थी। मैं माता पिता को कहे जा रहा था कि नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है, 2 बार थोड़ा गलती हो सकती है। लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि वो मुझे गुस्से हो रहे थे, दादी को भी गुस्से हो रहे थे कि आप भी बच्चों के साथ। अब वो मुड़ते हैं और ऊपर जाने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं, वैसे ही फिर से आवाज आती है टक टक टक। अब जब वो घूम के देखते हैं तो उनकी आंखों के सामने भी वही नजारा था। वो जो डंडी थी वो दीवार पर बिना किसी की सपोर्ट से लगे जा रही थी। वो जो उसके आसपास था आंगन था, और देखते देखते वहां पर परछाइयों का जमावड़ा लग गया। एक दो नहीं, बल्कि इतनी परछाइयां थी कि गिनी ही नहीं जा रही थी, और ऐसे वो घूम रही थी जैसे काफी बेचैन हो। मेरी दादी जैसे धार्मिक हैं, कुछ पता भी होता है इनके बारे में, वो हाथ जोड़कर
कहती हैं कि हमें बस कुछ दिन की मोहलत दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें समझ आ गई कि आपका घर है, आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी समझी, हम बड़े गरीब हैं, काफ़ी बातें की और हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें कृपया कोई नुकसान न पहुँचाइए, एक तरह से उनसे दरख्वास्त की गई। अब जो वो परछाइयाँ थी वो देखते देखते गायब हो गई और जो फिर आवाज़ आ रही थी वो भी बंद हो गई, यानी कि शायद उन्होंने भी एक्नॉलेज कर लिया, भाई अब प्यार से मनाओ तो प्रेत भी मान जाते हैं, इस किस्से में तो पता नहीं ये लगता है। अभी अब अगले दिन मकान मालिक से बात की कि मकान मालिक ने कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे कि शायद उसको पहले से पता था, इसलिए तो उसने फ्री में दे दिया था। अब इनको फिर से रेंट पर आना पड़ा और अपनी कठिनाइयों वाला जीवन फिर से शुरू हो गया, लेकिन कम से कम जान तो बची थी ना, यही काफ़ी है। वक्त तो गुजर जाता है, वक्त गुजरा भी। अब ये काफ़ी अच्छे हैं, संपन्न परिवार है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर रहते किसी का नुकसान हो जाता तो क्या ये ज़िंदगी में कभी अपने आप को कोई माफ़ कर पाता है? इनके माता पिता दादी कभी नहीं। तो अच्छा डिसीजन था चेंज करने का, और आई होप सब कुछ ठीक है अब। और इसी के साथ ही जो आज की कहानियां हैं उसका जो सफ़र है ख़त्म करते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से जो कमेंट्स हैं मैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, ध्यान दे तो रहा था लेकिन मतलब रीड आउट नहीं कर रहा था, तो कुछ शाउट आउट्स हैं वो एक बार मैं कर देता हूँ। जैसे कि एक है, ये पंकी 23 हैं, ये कह रहे हैं कि सुनील भाई प्लीज डू कमेंट माई नेम इन योर नेक्स्ट पॉडकास्ट, इन योर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। नजनीन मूसा फ्रॉम नीदरलैंड्स, आई एम योर न्यू लॉयल फैन। नाजनीन हो गया ना, नाजनीन जी, नाजनीन मूसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम टू द फैमिली एनबीएस पॉडकास्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट जो है वो काफ़ी पसंद आएगा, ना ही सिर्फ ये आप देखेंगे, बाकी अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को जिनको हॉरर पसंद है, थ्रिल पसंद है, उनको भी ये दिखाएंगे। और जो भी ये पसंद करते हैं इस तरीके के कंटेंट, और आप जैसे व्यूअर्स की वजह से ही जो ये सफ़र है ये अच्छा बन रहा है, काम करने का मज़ा आ रहा है। इसके अलावा अपने एक व्यूअर हैं @पूनम दुबे जी, और ये कह रही हैं हेलो, मैं आपकी रोज वीडियो देखती हूँ, मैं रोज रात को मैं रोटी बनाते वक्त आपकी हे किस्से स्टोरी सुना सुना करती हूँ, कभी कमेंट्स नहीं किया और लाइक भी टाइम ही नहीं मिलता, हाउस वाइफ हूँ, लेकिन पसंद बहुत भैया आपकी बताने वाला तरीका, आप हमेशा ऐसे ही सुनाया करिए स्टोरी, और हो सके तो मेरा नाम भी ले लेना भैया, मैं आखिर तक सुनती हूँ आपके कमेंट्स तक, प्लीज भैया नाम ले लेना मेरा भी। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यही उद्देश्य भी है इस चैनल का, आप सारे दिन जो काम कर कर आपकी थकावट होती है, तो थोड़ा सा थ्रिल होता है जीवन में आता है, रिलीज थोड़ा सा थ्रिल जीवन में आता है ना, सुनने के बाद कहानियां, या फिर काम करते हुए टाइम का पता नहीं लगता कि कैसे कोई काम कर रहे हैं और देखते देखते 40-50 मिनट की कहानी सुन ली है ना। इसीलिए मैं डेली लेकर आता हूँ, ताकि ये एक जो डेली सुनने वाले अपने व्यूअर्स हैं वो भी सुने, और जिन्होंने अभी सुनना शुरू किया तो उनको एक रिच आर्काइव मिले इतने एपिसोड्स का, ताकि वो पिछले भी एपिसोड्स को सुने, पॉडकास्ट को सुने, और साथ के साथ ही अगली जर्नी में भी वो साथ के साथ चले। तो पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक नहीं कर पाती, कमेंट आपका पहला है, कोई बात नहीं, अब हर कोई नहीं कर पाता, वैसे तो मेरी सबसे गुजारिश यही होती है। अब क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके का होता है, मुझसे मुझे कुछ लाइक कमेंट के पैसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब एंगेजमेंट होती है ना अच्छी, लाइक की, कमेंट्स की, शेयर करने की, तो उससे क्या होता है कि यूट्यूब भी देखता है कि भाई एक चैनल पे कोई काम कर रहा है और उसके काम को पसंद किया जा रहा है, और यही उद्देश्य होता है जिसकी वजह से फिर चैनल जो है वो आगे चलना शुरू करता है, और चल भी रहा है। आपने बहुत मतलब जो शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक इनकी आपकी वजह से ही ये चल रहा है, और जो किसी वजह से नहीं भी कर पा रहे तो कोई ऐसी बात नहीं, आप देख रहे हैं उसकी वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि व्यूज भी तो काउंट हो रहे हैं। तो पूनम जी आई होप आगे से आप थोड़ा सा समय निकाल कर सिर्फ वो लाइक के बटन को एक बार प्रेस ही करना है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो करेंगी। और कमेंट भी अगर आप रेगुलरली किया करेंगी, फीडबैक दिया करेंगी, सुजेशन दिया करेंगी, तो मुझे खुशी मिलेगी इस बात की। बाकी कोई ऐसी बात भी नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है।
इसके अलावा एक सजेशन है जो थोड़ी सी लंबी है। तो मैंने पहले सोचा था कि भाई अब मैं कैसे लिखूं यूट्यूब पे, मतलब कमेंट में कैसे लिखूं। तो फिर मैंने सोचा कि उसको बयां करते हैं अपने कमेंट बॉक्स में और पढ़ते हैं कि क्या कहना है उनका। तो ये है @गोरीशा टॉक। ये कह रही हैं कि सर आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, एक्चुअली गुड स्टोरी टेलिंग। आपके लिए एक सजेशन है, या तो आप बैकग्राउंड में लाइट कलर रखो, या नहीं तो आप शर्ट लाइट कलर की पहनो, तो भी विजिबल एज टू बी विजिबल एज द हाईलाइट। ऑल्सो आप कैमरे का एंगल थोड़ा नीचे कर लो ताकि आप और अच्छे एंगल में फिट हो। एंड दिस इज जस्ट माई व्यू, फील फ्री टू neglect it। एंड एंड दिस इज जस्ट माई व्यू, फील फ्री टू neglect it एंड ओनली सपोर्ट टू यू, गुड लक, बेस्ट विशेस सर। नहीं नहीं, निगलेक्ट करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो सी आपने ये बात की है ना, दरअसल भाई मैं हूँ इन चीज़ों में नालायक। हाँ, कोशिश जरूर कर रहा हूँ कि हर रोज जब मैं कैमरा करता हूँ तो एंगल की कोशिश करता हूँ, लेकिन बताऊँ क्या, जो प्रोफेशनल्स होते हैं इसीलिए तो उनको प्रोफेशनल्स कहा जाता है भाई। मैं अब जैसे जो बैकग्राउंड है, जितनी मेरी समझ काम करती है मैं उतना कर लेता हूँ, चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये ब्लैक इसलिए मैंने डाली है कि एक तो मैंने पक्का ही पहले भी वीडियोस में कहा कि भाई ये लोगो है, इसको मैंने पक्का ही किया है और मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई कौन से कलर की शर्ट हर रोज चेंज करूँ। तो एक ही रंग रख लिया पक्का, ब्लैक। और मुझे वैसे भी सूट भी करता है ना, तो मतलब लुक वाइज नहीं, लुक तो ऐसे ही है बट वैसे ही सूट करता है। तो एक तो भाई एक सिंगल कलर हो जाता है, मोनो हो जाता है, तो मुझे उसमें कोई इतना कंफ्यूज नहीं होना पड़ता। दूसरा जो ये लाइट्स वगैरह की बात कर रहे हैं ना, तो ये धीरे धीरे चेंज होगा। आपका नाम क्या था? गौरी जी। ये धीरे धीरे चेंज होगा क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा ना, तो वैसे वैसे चीजें भी बदलती जाएंगी। तो अ, मेरी आपसे गुजारिश है कि तब तक प्लीज आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए इन चीजों को। और क्योंकि अभी तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी इसी चीज में कंफ्यूज हूँ कि कैमरा लूं या हाई एंड मोबाइल लूं। क्योंकि कैमरे की हालत मैंने स्टूडियोज में देखी है भाई, बैटरी खत्म होने वाली है, मेमोरी कार्ड डालो, मेमोरी कार्ड भर गया, ओवर चार्जिंग हो रही है, हीट हो रहा है, बैटरियां खराब हो रही हैं। मैं इन चीज़ों को भाई वो नहीं होता मुझसे। मुझे होता कंफर्ट कि काम शुरू कर दिया और ध्यान ना रहे कैमरे की तरफ कि भाई रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद होगी, ऐसा तो नहीं हो गया। तो इसलिए फिर मैं अभी फिलहाल कंफ्यूज हूँ कि कोई हाई एंड मोबाइल ले लूँ या फिर कैमरा ले लूँ। हाई एंड मोबाइल लूंगा या कैमरा लूंगा, एंगल तो एक ही जैसा आएगा, हल्का फुल्का वीडियो का थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क होगा। और मुझे नहीं लगता कि मेरे चैनल में वही बहुत हाई एंड क्वालिटी कुछ मैटर करती है वीडियो की। तो जल्दी थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी बढ़ेगी। और एंगल वगैरह का ना मैं थोड़े से देखूंगा यूट्यूब की वीडियोस की किस तरीके से होता है, एंगल्स वगैरह का सेट किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये देखने में काफी आसान लगता है लेकिन होता नहीं है। ये भी अपने आप में पढ़ाई है। और बैकग्राउंड जो है, लाइट आप कह रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन में देखा जा सकता है। मैं कलर करेक्शन में ना करके देखूंगा। अभी जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ ना, उसका कैमरा कोई इतना हाई एंड नहीं है। तो वैसे तो मेरे पास फोल्ड है सैमसंग, लेकिन ना मुझे डर लगता है कि भाई करते करते गिर ना जाए रिकॉर्ड करते करते, तो उससे मैं करता नहीं हूँ। उसके लिए मैंने क्लिप्स वगैरह देखे हैं, कुछ मैनुअल क्लिप्स होते हैं, उसको उनको मैनुअल टाइट करके किया जाता है, तो फिर वो करके देखूंगा। और जल्दी ही कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। तब तक प्लीज आप, जैसा मैंने कहा, बर्दाश्त कीजिए। और निगलेक्ट करने वाली बात कोई नहीं होती है, निगलेक्ट तो सिर्फ मैं बदतमीजी करता हूँ। कोई गाली निकाल रहा है, निगलेक्ट कर रहे हैं, कोई मतलब किसी हेट्रेड फैला रहा है, निगलेक्ट कर देते हैं, बदतमीजी कर रहा है, निगलेक्ट कर देते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहा है, निगलेक्ट कर देते हैं, कोई ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, निगलेक्ट कर देते हैं। उनको हम जवाब ही नहीं देते। और यही वो जवाब होता है ऐसे लोगों के लिए, जो सजेशन देते हैं सही मैनर में, अच्छे तरीके से, जो फीडबैक देते हैं। ऑलवेज वेलकम, चाहे वो मुझे अच्छा लगे ना लगे, दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन ऑलवेज वेलकम। सो आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और इसके अलावा आज का जो एपिसोड है इसको यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।